तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है यूनिट 7 से रिलेटेड। तो हमको जैसे पता है कि हमारा जैसा एग्ज़ाम पास आता जा रहा है, तो वैसे ही हमारे लिए हो सकता है कि टेंशन बढ़ती जा रही होगी आप लोगों के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ को लेकर आए हैं कि जितने भी टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग यूनिट 7 की बात करें तो लगभग हम लोगों ने लगभग पूरी की पूरी यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। एक आधी टॉपिक ही हम लोगों को देखने को बच रहा है। कौन सा? अगर हम लोग देखें तो विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की प्रारंभिक ज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट इंडियन बोल सकते हैं, वो हमारे साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और देयर अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर हमने स्पेस के बारे में पढ़ा, स्पेस के साथ में टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, और सैटेलाइट जो उपग्रह हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है। यहाँ से हमारा कौन सा बच रहा है? मानव शरीर संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आज के लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखें तो एक और हमारा जो टॉपिक है वो वाला बचेगा, तो इसको हम लोग कल की क्लास में हमारा ये इस कंप्लीट करके ये टॉपिक को या इस यूनिट को हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद देखें तो हम लोगों ने कल ही जेनेटिक डिसीजेस या बोल सकते हैं सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ से सिकल सेल एनीमिया को उन्होंने मतलब बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली अलग से डिफाइन करके दिया है। ठीक है। किसी डिसीज का नाम नहीं दिया है, पर इस डिसीज का नाम उन्होंने अलग से दिया है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से। मैंने आपको कल करा दिए थे, आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से पूरे के पूरे हम लोगों ने चीजों को देखा है। ठीक है। क्रोमोसोम के बारे में भी समझा। क्रोमोसोम भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी डिसीजेज होती है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने डेप्थ में पूछे जा सकते हैं और कितने ऊपर ऊपर पूछे जा सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा हेल्थ पॉलिसीज के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा, प्रोग्राम्स भी देख लिए, कौन कौन से डिसीजेज होती है और उन डिसीजेज से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है। सेंट्रल लेवल के अलग, केंद्रीय लेवल के अलग चलते हैं और हमारे स्टेट लेवल के अलग चलते हैं, तो वो सारे सारे हमने डिस्कस किए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एसडीजी, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, इसके भी हमने स्टार्टिंग इसी क्लास से किया था। और पॉल्यूशन, नेचुरल कैलेमिटीज और मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में या हमारे मानव शरीर की संरचना के बारे में, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या पूछ के रखा है यहाँ पे कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द व्हील जूस प्रोड्यूस, मानव के किस भाग में पित्र रस का उत्पादन होता है? ठीक है। ये बताओ, पित्र रस हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है तो वो करता क्या है? किस काम के लिए पित्र रस यूज होता है, या उसकी एडवांटेज क्या है, मेन फंक्शन क्या है उसका? ठीक है। तो आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। पर पित्र रस की बात करें तो पित्र रस हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो उसका काम क्या है? ठीक है। तो अगर आपको पित्र रस की बात करें तो जो हमारी डाइजेशन है उसमें मदद करता है। ठीक है। हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में जो पित्र रस है या व्हील जूस है वो क्या करता है? मदद करता है। अब आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? डाइजेशन अगर स्टमक में होता है तो स्टमक में ये प्रेजेंट रहता है क्या? कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा लीवर इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो उत्पादन कहाँ पर होता है? कहाँ पे होता है उत्पादन? लीवर में होता है। ठीक है। इसी की बात करें तो ये स्टोर्ड कहाँ पर रहता है? प्रोड्यूस तो ये कर रहा है, पर स्टोर्ड कहाँ पे रहता है? एक तरीके के सैक में, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गैल ब्लेडर के नाम से जानते हैं। ठीक है। उत्पादन कहाँ से होता है? तो व्हील से होता है। ये स्टोर्ड कहाँ पे रहता है? पहले से जमा कहाँ पर रहता है? तो आपके सैक में रहता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गैल ब्लेडर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे स्टोर्ड रहता है। दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्पादन कहाँ से होता है? तो वहां से लीवर से होता है। कहाँ पर बचा रहता है या स्टोर्ड रहता है? तो वो हमारा कहाँ पे है? एक तरीके का सैक, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गैल ब्लेडर के नाम से जानते हैं। ठीक है। लीवर को एक तरीके से बोल सकते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को यहाँ से देखनी है। क्लियर हुआ ये चीज? व्हील जूस या पित्र रस की बात करें तो ये कहाँ पे स्टोर रहता है? हमारा लीवर में। नेक्स्ट देखो, एंजाइम इज अ, तो जो एंजाइम है वो एक तरीके के क्या है? जैव पदार्थ या बायो कैटलिस्ट है, वायरस है, विटामिन है, बैक्टीरिया है, या क्या है?
एंजाइम्स एक तरीके के क्या है हमारे, एंजाइम्स हमारे एक तरीके के क्या है, जल्दी बताओ सभी। वायरस है, विटामिन है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो एक तरीके के क्या बोले जाते हैं, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोले जाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैट। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट रहते हैं। इनका काम क्या रहता है, अगर बेसिकली पूछा जाए तो ये बने किसके रहते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन अगर यहाँ पे बायो कैटलिस्ट नहीं देके रखा तो क्या देके रखा होगा, प्रोटीन। जो हमारे एंजाइम्स रहते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। और उस प्रोटीन में हमको क्या देखने को मिलता है, अमीनो एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, बोल सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन बायो कैटलिस्ट नहीं देके रखा हो, अगर प्रोटीन देके रखा हो, तो प्रोटीन भी आपका क्या होगा, एक तरीके का सही आंसर होगा। ठीक है, विटामिन देके रखा ना, अगर विटामिन की जगह कहीं प्रोटीन लिखा हो गया तो प्रोटीन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज याद रखना कि जो हमारे एंजाइम्स रहते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और प्रोटीन किसका बना होता है, उसके अंदर क्या फिल रहता है, तो अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और क्या काम करता है ये, इसका काम क्या रहता है एंजाइम का, जो भी एंजाइम रहता है हमारे बॉडी में, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनको एक्सेलरेट करता है। जितनी भी रिएक्शन, केमिकल टाइप की रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, उनको मतलब बोल सकते हैं कि स्पीड बढ़ाने में या एक्सेलरेट करने में एक तरीके से मदद किया जाता है। ठीक है, तो एंजाइम्स हमारी जो भी प्रोसेस रहती है उसको फास्ट कर देते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, वो फास्ट कर देते हैं या एक्सेलरेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन क्या देखा यहाँ पे कि जो एंजाइम्स रहते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और उनके अंदर क्या फिल रहता है, अमीनो एसिड, इसलिए उनको क्या बोला जाए, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद हम लोग बात करते हैं तो ये किसके लिए काम आते हैं एंजाइम्स, तो जो भी हमारे अंदर केमिकल प्रोसेसेस बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने में या तेज करने में मदद करते हैं एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो मानव शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा बोला जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सा बोला जाता है, ठीक है, कौन सा बोला जाता है, लीवर। अभी बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो ये इंटरनल ऑर्गन के हिसाब से सबसे बड़ा बोल सकते हैं ग्लैंड है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो इंटरनल ऑर्गन में ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। लगभग हम लोग बात करें तो ये कितने केजी तक का होता है, तो लगभग एक मतलब एडल्ट में ये लगभग 1.5 किलो का होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी वेट का लगभग 1/50 पार्ट मान के चलना कि आपका जितना भी वजन होगा उस वजन का 1/50 पार्ट जो होगा वो उसमें वो किससे बना है, आपका लीवर से बना। ठीक है, तो लगभग ये चीजें हमको देखने को मिलती है। लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करते हैं तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सा प्रेजेंट रहता है, लीवर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो लीवर हम लोगों ने देखा, लीवर में उसका मेन फंक्शन क्या रहता है लीवर का, अभी हम लोगों ने देखा था, जो पित्र रस रहता है या बोल सकते हैं व्हील जूस रहता है, उसको प्रोड्यूस करना, जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करे, तो इसका मेन फंक्शन रहता है लीवर का। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑर्गन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेग्रीगेटेड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है, कहां पर देखने को मिलता है हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहां पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, HCl के नाम से जानते हैं। ये कहां पे प्रेजेंट रहता है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये जो HCl है, जितने भी हमारे बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूस रहते हैं उनका मेन कंपोनेंट है। ठीक है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस हमको देखने को मिलते हैं, गैस से रिलेटेड पित्त हमको बोल सकते रस देखने को मिलते हैं। उन सभी रसों में सबसे मेन कंपोनेंट या सबसे मेन जूस कौन सा बोला जाता है, तो HCl बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, इसका काम क्या रहता है HCl का, HCl क्या करता है हमारी बॉडी में, मतलब स्टमक में प्रेजेंट रहता है वो,
मेन फंक्शन क्या बोला जाता है, सबसे बड़ा काम क्या है उसका, और स्पेसिफिक। हमारी बॉडी में कभी कभी अनवांटेड बैक्टीरियाज जो आ जाते हैं, बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में खाने में जो चले जाते हैं, उनको मारने का काम रहता है। ठीक है, डाइजेशन में तो काम करता ही है, पर मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक जो मेन फंक्शन, जैसे लीवर की बात करिए तो लीवर का मेन फंक्शन क्या है, बील जूस को प्रोड्यूस करना, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। तो वैसे ही बोल सकते हैं जो HCl है, जो स्टमक में प्रेजेंट रहता है, उसका काम क्या है, जो भी अनवांटेड, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे अनवांटेड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में चले जाते हैं, हमारे पेट में चले जाते हैं, तो उन पेट में जो जब जाते हैं खाने के साथ में, तो जो हमारा HCl रहता है उन बैक्टीरियाज को क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, तो उसका मेन काम या मेन फंक्शन ये बोला जाता है HCl का। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो HCl क्या करता है, जो भी अनवांटेड बैक्टीरियाज है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड के साथ में, खाने के साथ में चले गए, उनको मारना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज, तो दूध के दांत की संख्या कितनी होती है। जब हम लोग देखते हैं तो बचपन में किसी, मतलब कोई भी बच्चा बिना दांतों के साथ पैदा होता है तो उसके दूध के दांत आते हैं, एंड आते हैं ना, देखे होंगे वो टूटते भी है, तो वो जो कितने रहते हैं बचपन में हमारे, या दूध के दांत कितने होते हैं, और परमानेंट टीथ कितने होते हैं। ठीक है, तो ये सबको पता है। तो दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, और परमानेंट टीथ कितने माने जाते हैं, 20 माने जाते हैं। तो ये जो 20 दूध के दांत है, ये गिर जाते हैं और वापस आते हैं, तो ये एज किस एज में ये गिरते हैं, तो आपके 6 से 10 साल के जब आप होते हो तो ये टूटना स्टार्ट कर जाते हैं, और आप उसकी जगह पे कौन से टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती है, या अस्थियां बोली जाती है, अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, और बर्थ के टाइम पे हमको कितनी, हमारे बॉडी में कितनी बोन्स रहती है, जब नवजात शिशु जब पैदा होता है या बेबी बॉर्न होता है, तो उसके अंदर कितनी बॉडी, मतलब बोन्स रहती है। लगभग अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 270 होती है। मतलब जो मेन बोन्स की बात करते हैं ना, तो जो 270 है वो बाद में कंबाइन होके 206 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा ह्यूमन नवजात शिशु होता है उसके अंदर कितनी बोन्स रहती है, 270 होती है। ठीक है, फिर वो कंबाइन होके बाद में कितने बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो 206 में हो जाती है। ठीक है, अगर बोल सकते हो कि स्पेसिफिक भी देखा जाए तो हमारी ये 206 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। एक होती है हमारी एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, जिसमें 80 बोन्स इसके अंदर काउंट की जाती है, और एक होती है हमारी अपेंडेक्सुकल स्केलेटन, इसके अंदर हमारी कितनी आती है, 126 आती है। ठीक है, जोड़ोगे तो 80 और 126 को तो 206 आ जाती है। अगर तुम मतलब स्केलेटन या अस्थियों को डिवाइड करोगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, एक हमारा एक्सियल है और एक हमारा कौन सा है, अपेंडेक्सिकल। ठीक है, तो इतना भी अगर याद रखना तो इस तरीके की क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तो क्लियर है ये चीज याद रखना है हमारी। नेक्स्ट देखो, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, और वो कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है हमारी, स्टेप्स, जो कि हमारे मिडिल ईयर जो रहता है ना वहां पे पाई जाती है, जो मध्यम बीच का वो आपका ईयर रहता है। ठीक है, ईयर्स को भी पार्ट में डिवाइड करके रखा है। अगर ईयर के भी स्पेसिफिक देखे जाए तो बीच वाला, मिडिल वाला जो पार्ट रहता है, मिडिल ईयर जो रहता है, वहां पे ये बोन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, बहुत छोटी सी होती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलेस्ट की बात करनी, सबसे लार्जेस्ट कौन सी है। ठीक है, कौन सी है हमारी, फेमर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, थाई बोन के नाम से जानते हैं। कौन सी बोन से नाम से जानते हैं, थाई बोन के नाम से। अगर स्मॉलेस्ट बोला जाए तो हमारी कौन सी है, स्टेप्स है, और सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कौन सी है हमारी,
जिसको हम लोग थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे वीकेस्ट बोन कौन सी होती है, वीकेस्ट बोन, सबसे नाजुक बोन कौन सी रहती है हमारी, बताओ जल्दी, कौन सी होती है हमारी, कैलविकल, ठीक है, जिसको हम लोग कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। कॉलर बोन मतलब जब किसी से बॉयज वगैरह का देखा होगा, जब भी मिलते होगे तो ये वाला पार्ट जो रहता है ना, कॉलर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट हमारा सबसे वीक माना जाता है, ठीक है, वीक बोन मानी जाती है, सबसे वीक बोन ये, ठीक है, अगर किसी के तोड़नी है तो सबसे पहले यही तोड़ लेना। क्लियर हो गया ये चीज? तो तीन चीजें हम लोगों ने देखी यहाँ पे कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्टेप्स जो कि मिडिल ईयर में पाई जाती है, फेमुल जो है सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है, दोनों चीजें मानना, सबसे बड़ी भी है और सबसे हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, और सबसे वीक बोन कौन सी बोली जाती है, तो हमारी कैलिवल, या जिसको हम लोग कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये चीज देख ली हमने यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, विच इज व्हाट इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द ह्यूमन सॉल्ट, ह्यूमन बॉडी, तो ये सॉल्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा सॉल्ट जो है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन आएगा, अगर ये क्वेश्चन को देखोगे ना तो व्हाट इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी, तो ऑक्सीजन रहती है वो, ठीक है, पर सॉल्ट की बात कर रहे हैं कि सॉल्ट के हिसाब से हमारे कौन सा सॉल्ट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कैल्शियम फॉस्फेट, तो हमारी जो बोन्स रहती है लगभग सारी की सारी किसकी बनी रहती है, हमारी कैल्शियम की बनी रहती है, और कैल्शियम में भी स्पेसिफिक देखे तो कौन से सॉल्ट सबसे ज्यादा हमारे को बॉडी या बोन्स में देखने को मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट। अगर हम लोग किसकी बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम कहाँ पे हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कैल्शियम की बात की तो कैल्शियम हमको सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, बोन्स में देखने को मिलेगा। वैसे हमारी बात करते हैं हम लोग पोटेशियम की, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा हमको बॉडी में कहाँ पर देखने को मिलता है, पोटेशियम से हमारी कौन सी चीज बनी होती है, ठीक है, कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम सबको पता है कि कैल्शियम जो है हमको बोन में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा पोटेशियम हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हमारी जो मांसपेशियां रहती है या मसल्स रहती है उसमें सबसे ज्यादा चीज क्या प्रेजेंट रहती है, कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना, कैल्शियम तो हर कोई जानता है, पर आपसे मसल्स का पूछ लिया जाए कि मसल्स में कौन सी चीज या कौन सा सॉल्ट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, तो वो हमारा कौन सा है, पोटेशियम। क्लियर हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें मतलब कि सबसे ज्यादा किसी भी इंसान के में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन कितनी परसेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, लगभग हमारे जितने भी इंसान का पर्सन का मास होगा ना उसका 65% हमारे उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है, इस एग्जैक्ट नहीं बता सकते पर जितने भी ह्यूमन का मास है, जितना भी वेट मान के चलो, उस ह्यूमन के मास का कितना होगा, लगभग 65% हमारी ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, ये दोनों तरह के क्वेश्चन याद रखना, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन, जो कि हमारी बॉडी का मास का 65% रहता है, पर सॉल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सॉल्ट कौन सा प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, लगभग हमको जो बोन्स में देखने को मिलता है, पर मसल्स की बात करें तो मसल्स में कौन सा सॉल्ट देखने को मिलता है, पोटेशियम। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एंथ्रोप्लास्टी इन सर्जरी, तो बोल सकते हैं शल्य क्रिया में हमारे ऑर्थोप्लास्टी क्या है, ऑर्थोप्लास्टी किस चीज के अंदर काउंट होती है, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंथ्रोप्लास्टी किस में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, लगभग बोल सकते हैं कि अगर एंथ्रोप्लास्टी की बात करते तो एंथ्रोप्लास्टी में भी एक स्पेसिफिक टाइप हम को ज्यादा देखने को मिलता है, ऑस्टियो, ठीक है, ज्यादातर कौन सी सर्जरी हमको ज्यादा देखने को मिलती है, तो ऑस्टियो एंथ्रोप्लास्टी हमको देखने को मिलती है, जो कि किससे रिलेटेड रहती है, हमारे घुटनों से रिलेटेड रहती है,
जो नी जॉइंट रहता है ना उससे रिलेटेड रहती है। बहुत से लोगों को देखा है ना, मैंने कल आपको बताया था कि लोग जो आपकी एज जैसे बढ़ती जाती है तो घुटनों में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, तो घुटनों के जो बोल सकते हैं जॉइंट्स रहते हैं उनको लोग रिप्लेस करवा लेते हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट उनकी जगह लगवा लेते हैं, तो जिसके कारण हमको क्या हो, उठने बैठने में दिक्कत ना हो। तो जो एंथ्रोप्लास्टी है वो किसकी सर्जरी बोली जाती है? जितने भी जॉइंट्स रहते हैं ना, जितने भी हमारे जोड़ रहते हैं, उनकी सर्जरी या रिप्लेसमेंट से रिलेटेड हमारी एंथ्रोप्लास्टी है। ठीक है, एंथ्रोप्लास्टी मतलब याद रखना कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट से अकेला उसका नाता नहीं, जितने भी हमारे जोड़ है उन सारे के सारे जोड़ों का जो भी रिप्लेसमेंट होता है या जितनी भी सर्जरी जॉइंट से या जोड़ों से रिलेटेड होती है उसको हम लोग किसके अंदर काउंट करते हैं? एंथ्रोप्लास्टी के अंदर काउंट करते हैं। ज्यादातर सबसे ज्यादा कौन सी सर्जरी की जाती है? तो ऑस्टियो एंथ्रोप्लास्टी की जाती है, जो कि घुटनों से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टॉपिक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जॉइंट क्या देके रखा है? हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट में हम किसका यूज करते हैं? एंथ्रोप्लास्टी का। क्लियर हो गया? तो आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देते हैं। ऑपरेशन सर्जरी में क्या होता है, उस जॉइंट को निकाल के आर्टिफिशियल जॉइंट लगा दिया जाता है या आर्टिफिशियल हमारा जोड़ उसमें लगा दिया जाता है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसकी बात कर चुके हैं हम लोग। तो वही हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और वही हमारा क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है हमारी? ठीक है, तो फ्लेमोर अभी बताया था, इसको किस नाम से जाना जाता है? थाई बोन के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये हमारे हाइट का लगभग कितना होता है? बोला ना सबसे लॉन्गेस्ट होता है, मतलब सबसे लंबा होगा, तो हमारी हाइट का लगभग कितना पार्ट में बोल सकते हैं कि ये फ्लेमर प्रेजेंट रहता है या थाई बोन प्रेजेंट रहती है? लगभग बोल सकते हैं कि हमारा जो 1/4 पार्ट, 1/4 जो हमारी हाइट होती है ना, वो हाइट जो है वो किसके कारण रहती है? फ्लेमोर या थाई बोन के कारण या थाई बोन के कारण रहती है। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लेमोर या थाई बोन जो हमारी बॉडी का कितना परसेंट पार्ट कवर करती है? तो 1/4, एक चौथाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स बोन टू मसल इज कॉल्ड। तो अस्थिक को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये कोई सी बोन है, ठीक है, और यहां से हमारी कोई सी मसल बोल सकते हो कि ऐड की गई है या मसल इससे जॉइंट है। देखा है ना, बोन से हमारी मसल्स रहती है, तो ये हमारी मसल है। ये जो चीज, ये वाली जो चीज है ना, जो कि बोन को मसल से ज्वाइन कर रही है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, क्या बोला जाता है? टेंडॉन्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमारी जो भी हड्डी रहती है और हड्डी से हमारी जो मांसपेशियां रहती है वो क्या रहती है? जॉइंट रहती है। तो उसको जॉइंट करने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडॉन्स बोलते हैं। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन हमको देखने। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द स्टडी ऑफ बोन कॉल्ड। तो अस्थियों का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? अस्थियां मतलब वो वाली अस्थियां मत लेके बैठ जाना कि कोई मणिकर्णिका घाट या बनारस में अस्थियों को देख रहा हो, वो वाली नहीं, जो लिटरली अस्थियों की स्टडी करता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। कोई मरगटशाला में बैठा है, उसको ये बुलाना स्टार्ट कर दो कि भैया ये तो, अभी आंसर दे दो उसके बाद बताऊंगा। अस्थियों का जो अध्ययन करता है, जो बोन्स के ऊपर स्टडी करता है, उसको किस तरीके के डॉक्टर को बोला जाता है या किस ब्रांच में आता है, हमारे शाखा में आता है? ठीक है, तो किस में आता है हमारा? एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको काउंट करते हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो जो भी अस्थियों का अध्ययन करता है उसको क्या बोला जाता है? एस्टियोलॉजी या एस्टियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मसल। तो जो मांसपेशियों का अध्ययन करता है उसको क्या बोला जाता है? जो मांसपेशियों का अध्ययन करने वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? किस ब्रांच में उसको काउंट किया जाता है? ठीक है, तो माइलॉजी,
जो मायोलॉजी रहती है उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दो चीज याद रखना, जो बोन्स की स्टडी करता है उसको एस्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो मांसपेशियों का अध्ययन करता है या मांसपेशियों पे स्टडी करता है उसको क्या बोला जाता है, मायोलॉजिस्ट बोला जाता है। साइटोलॉजिस्ट कौन होता है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है, जो भी स्टडी किसकी स्टडी करते हैं, सेल्स की स्टडी करते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ सेल्स। वीरोलॉजी में वायरस के साथ में वायरल डिसीजेस का भी, या तो वायरल डिसीजेस की स्टडी की जाती है या फिर बोल सकते हैं कि वायरस की डिसीजेस की, वायरस की स्टडी की जाती है, दोनों चीज काउंट होती है उसमें, ठीक है। फाइकोलॉजी में एलगई की पढ़ते हैं ना, ये पढ़ा है हम लोगों ने, जो एलगई की स्टडी करता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। अब दो क्वेश्चन और है, जो कैंसर रहते हैं ना, कैंसर से रिलेटेड जो अध्ययन करता है उनको किस नाम से जाना जाता है, और जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो जोड़े हैं, जो उनकी स्टडी करता है उनको किस नाम से जाना जाता है। ये दो आपके ब्रांचेस के बारे में और बताओ। ठीक है, एक को तो हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं। एक बता रही है कैंसर को जो स्टडी करता है उनको साइटोलॉजी बोला जाता है। नहीं भैया, वो सेल्स की स्टडी होती है, कैंसर सेल्स के बारे में अलग से स्टडी होती है। जो कैंसर सेल्स से रिलेटेड अध्ययन करते हैं उनको कुछ और ब्रांच में काउंट किया जाता है, अलग से एक ब्रांच बना के रखिए। ठीक है, तो जो कैंसर की स्टडी करते हैं ना उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नाम भी सुना होगा आपको, एनकोलॉजी या एनकोलॉजिस्ट। ठीक है, जो कैंसर सेल से रिलेटेड या कैंसर्स के ऊपर अध्ययन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनकोलॉजिस्ट, या वो किस ब्रांच में काउंट किया जाता है, तो एनकोलॉजी में काउंट किया जाता है। अभी जोड़ों के बारे में हम लोगों ने देखा, जॉइंट्स की जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथ्रोलॉजिस्ट, अभी पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो ये मेन चीज याद रखना, हमारी पहली बोन है। ठीक है, तो बोन की जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, एस्टियोलॉजिस्ट। इसके बाद हम लोग मांसपेशियों की बात करें, मसल की बात करें, तो जो उसका अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, माइलोलॉजिस्ट। फिर वहीं पे हम लोग साइटों की बात करते हैं तो सेल्स की स्टडी की जाती है। विरोलॉजी में वायरल डिसीजेज वायरसेस की स्टडी की जाती है। और फाइकोलॉजी में फिर वहीं पे हमारे दो क्वेश्चंस और बन सकते हैं। कैंसर बहुत ज्यादा आपका बोल सकते हैं टर्म है, तो कैंसर से रिलेटेड जो स्टडी करता है या अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, बोला एनकोलॉजिस्ट। और जो जॉइंट्स की स्टडी करता है वो एंथ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड, तो रक्त के मुख्य कार्य क्या है, क्या करता है हमारा रक्त। ठीक है, तो सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन का भी काम है, परिवहन का भी काम है, सुरक्षा का भी काम है, और अधिनियम या रेगुलेशन का भी काम इसमें काउंट किया जाता है। मेन तीन फंक्शन क्या बोले जाते हैं, किस किस चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है वो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ऑक्सीजन, जो भी हमारी लंग्स में ऑक्सीजन रहती है उसको पूरी सेल्स जो रहती है बॉडी में फैलाता है, ठीक है, टिश्यूज तक पहुंचाता है। फिर वहीं पे दूसरा क्या बोला जाता है, और किस चीज को करता है, दो मेन चीज है ना, हमारे जो डाइजेशन है, जो भी आपका खाना है, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको देखने को मिलता है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे सेल्स तक खाना पहुंचाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। और मेन चीज, खाना खा रहे हो तो वेस्ट मटेरियल भी आपका निकलता होगा, तो ये जो आपका वेस्ट रहता है उसको रिमूवल का भी, ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका रहता है, हमारे हार्ट का रहता है। तो ये तीन चीज याद रखना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से सारी सेल्स में। फिर जो हमारा खाना डाइजेस्ट करते हैं हम लोग, जो खाना प्रेजेंट रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो पूरा सेल्स तक पहुंचता है। और तीसरी चीज जो वेस्ट है उसको भी रिमूव करने का काम, मतलब कि उसके लिए प्रोसेस जो ट्रांसपोर्ट करता है ना वेस्ट को, वो कौन करता है, हार्ट करता है। नेक्स्ट देखो, रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं, आर ऑल्सो नोन एज, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको और किस रूप से जाना जाता है, आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है।
क्या बोला जाता है? ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स जो है आरबीसी का दूसरा नाम है। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में हम लोगों को पता है, आरबीसी में एक तरीके का प्रोटीन रहता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन में क्या रहता है हमारा? ऑक्सीजन को, मतलब पूरे की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फैलाने का काम किसका रहता है? हीमोग्लोबिन का रहता है। ठीक है, हम लोगों ने आरबीसी के बारे में देखा, डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हमारे ल्यूकोसाइट्स के नाम से बोला जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स बोल दो या आरबीसी बोल दो। अब प्लेटलेट्स भी आ जाएंगी, ब्लड सेल्स की बात करें तो तीनों हम लोग काउंट करते हैं। अब प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? देख के बताओ इस चीज को पूरा। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? क्या पर मेन जो बोला जाता है आपको प्लेटलेट्स की फॉर्म में, वो क्या है हमारा? आप देखोगे तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हम लोग जो प्लेटलेट है उसको किस नाम से जानते हैं? तो मेगा कायरोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहीं पे ये तीनों चीजों को, जब ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ब्लड सेल्स में हम तीनों चीज पढ़ते हैं। आरबीसी, आरबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स। वहीं पे अगर आर डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? लियोकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? मेगा कायरोसाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे याद रखना। आरबीसी हम लोगों ने देखा, तो आरबीसी में एक तरीके का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। और उसका काम क्या रहता है? ऑक्सीजन को हमारी पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यू आर बी सी इज डैश डैश। तो कल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मैक्सिमम कितनी होती है उसकी, कितने दिन से कितने दिन के बीच में जो आरबीसी का जीवन काल बिलोंग करता है? ठीक है, तो लगभग हम लोग उसको देखते हैं। अब यहाँ पे दो चीज और देख लो, आपने आरबीसी के बारे में पूछा, डब्ल्यूबीसी का भी लाइफ स्पैन बताओ, तो उसका जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का भी जीवन काल बताओ। ठीक है, 7 दिन आ गया। 7 दिन किसका है भैया, कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन वो कितना दिन तक रहता है? 20 से 120 दिन के बीच में हो सकता है। वहीं पे हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं और प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी का बताओ। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हैं, कुछ प्लेटलेट्स 7 दिन बता रहे हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी 7 दिन बता रहे हो। एक जैसा थोड़ी ना होगा, अलग तो होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का देखो, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो कितना बोला जाता है? 12 से 20 दिन के हिसाब से बोला जाता है। ठीक है, और जो आप बता रहे हो प्लेटलेट्स, उसका टाइम स्पैन कितना होता है? 7 से 10 दिन। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी हर किसी को पता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी आपको पता होना चाहिए। तो डब्ल्यूबीसी है वो हमारी बॉडी या ब्लड सेल्स में कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है? 12 से 20। और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स कितना बिलोंग, मतलब लाइफ स्पैन रहता है उसका? 7 से 10। ठीक है, ये चीज याद रखना। डब्ल्यूबीसी का काम पता है, आरबीसी हम लोगों ने देखा क्या काम करता है। अभी हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन को, बोल सकते हैं हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन को सब जगह पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? जब कोई भी बीमारी होती है तो उससे प्रोटेक्शन करने का काम कौन से ब्लड सेल्स का रहता है? तो डब्ल्यूबीसी का रहता है। के बारे में देखेंगे आगे, क्वेश्चन आएगा। व्हाट कॉजेज द रेड कलर ऑफ ब्लड इन द मैमल्स? या बोल सकते हैं कि हमारे स्तनियों में जो रक्त रहता है उसका लाल रंग किस वजह से होता है? हमारा जो ब्लड रहता है उस ब्लड में रेड कलर किसके कारण आता है हमको? ठीक है, तो किसके कारण हमको देखने को मिलता है? हीमोग्लोबिन के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन में भी हम लोग देखें तो एक सब यूनिट होती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हेमिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर ही एक सब यूनिट होती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हेमिस के काम से जानते हैं। इसी इसी के कारण, इसी सब यूनिट के कारण हमको कौन सा कलर देखने को मिलता है?
रेड कलर देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेसिफिक भी बात करी जाए तो हीमोग्लोबिन का भी एक सब यूनिट है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हेमिस के नाम से जानते हैं। वो हेमिस क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है आपके किसको, आपके ब्लड को। बस ये क्या करता है हेमिस, इसका काम क्या रहता है, बाइंड करना, मतलब जोड़ के रखना। किस चीज को, आयरन के मॉलिक्यूल्स को प्लस हमारे ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इस जो हेमिस रहता है, जो रेड कलर है, वो किसके कारण देता है, तो वो बाइंड करके रखता है दो चीजों को, जो हमारे आयरन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना उसको, और ऑक्सीजन को। ये दोनों के दोनों चीजों को क्या करता है, वो बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, हेमिस, और हेमिस जो किसके सब यूनिट है, हीमोग्लोबिन का। इसी के कारण हमको जो कलर है, जो रक्त का कलर है, वो कैसे देखने को मिलता है, लाल कलर का देखने को मिलता है। क्लियर हो ये चीज। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिसीजेस इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी। कि अगर हम लोगों को कैसे, अगर मतलब डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो हमको कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है, बहुत सी बार मतलब कि अतिरिक्त एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी जो रहते हैं हमारी बॉडी में बन जाते हैं, तो उसके कारण हमको मेन देखने को मिले तो कौन सी चीज देखने को मिलती है, कैंसर देखने को मिलता है। ठीक है, या कैंसर के साथ में जो बोन मैरो डिसऑर्डर्स रहते हैं वो देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, कैंसर भी इसके कारण होता है, और जो बोन मैरो डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिलते हैं वो भी डब्ल्यूबीसी के ज्यादा होने के कारण हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो कौन सी बीमारी है जो कि एक्सिस, मतलब बीमारी का नाम हमको देखना है, तो ल्यूकेमिया जो है वो किसके कारण हमको देखने को मिलती है, अगर हमारी बॉडी में कुछ ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी अगर प्रेजेंट हो जाए तो। ठीक है, एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी मतलब एबनॉर्मल मतलब कि कुछ ज्यादा ही। ठीक है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। और अगर हम लोग यहाँ पे भी बात करी जाए तो इस ल्यूकेमिया में क्या होता है, ये किसको इन्फेक्ट करता है, हमारे सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखा डब्ल्यूबीसी में रहता है, तो ये एक सेल रहता है डब्ल्यूबीसी में जिसको हम लोग टी सेल्स के नाम से जानते हैं, जो कि किसका एक सेल का पार्ट है, हमारे डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी का भी एक सेल है जिसको हम लोग टी सेल के नाम से जानते हैं। वो सेल जाके सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होता है किस बीमारी के कारण, ल्यूकेमिया के कारण। ठीक है, तो स्पेसिफिक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ल्यूकेमिया किसके कारण, किस सेल्स के इन्फेक्शन के कारण होता है, टी सेल्स के इन्फेक्शन के कारण। क्लियर हुआ ये चीज। नेक्स्ट देखो, व्हेन इज द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेटेड। विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। किस दिन वर्ल्ड थैलेसीमिया डे बनाया जाता है, तो थैलेसीमिया जो है वो एक तरीके का बोल सकते हैं कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, रक्त से रिलेटेड हमारी बीमारी है। ठीक है, हर साल लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको थैलेसीमिया के बारे में बताने के लिए हम लोग 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे बनाते हैं। ठीक है, तो लोगों को बताने के लिए कि भैया थैलेसीमिया है क्या, एक तरीके से इसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, क्या इसका इलाज है, अगर कौन कौन से सिम्टम्स इस बीमारी में होते हैं, वो कब मनाया जाता है, तो 8 मई को हम लोग वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हो गया, तो ये रक्त से रिलेटेड हमारी बीमारी है। इन विच डिसीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। ठीक है, तो हमारी जो प्लेटलेट्स रहती है उनकी संख्या किस रोग में हमको कम हो जाती है, एकदम से हमारे को कम देखने को मिलता है उसमें। ठीक है, तो ये सबको पता है, डेंगू में हमारी क्या गिर जाती है, प्लेटलेट्स गिर जाती है। तो जो डेंगू है, जो डेंगू का वायरस है, वो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, सबसे पहले जो डेंगू का वायरस रहता है वो डायरेक्टली किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, कौन सा पार्ट जो है वो डेंगू के वायरस के कारण इफेक्ट करता है, प्लेटलेट्स कहाँ पे बनती है भैया। ठीक है, तो हमारा जो डेंगू वायरस है डायरेक्टली किस पे मतलब वार करता है, तो बोन मैरो पे वार करता है। उसके कारण हमारी जो बोन मैरो जहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उसके कारण वो सही तरीके से प्लेटलेट्स क्या हो पाती है, फॉर्म नहीं हो पाती, और उसके कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखना, बोन मैरो वहाँ पे जहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स हमको बनती है,
तो अगर बोन मैरो में हमारा जो इन्फेक्शन होगा तो प्लेटलेट्स भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर प्लेटलेट्स कम होगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो याद रखना, डेंगू का जो वायरस है डायरेक्टली किसके ऊपर इफेक्ट करता है, डायरेक्टली किस ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, हमारे तो बोन मैरो पे इफेक्ट करता है। उसके कारण प्लेटलेट्स गिर जाती हैं और प्लेटलेट्स गिरने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। नेक्स्ट देखो, विच डिसीज इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिसीज, शाही डिसीज के नाम से या बोल सकते हैं रॉयल डिसीज के नाम से कौन सी बीमारी जानी जाती है, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो है एक तरीके की शाही बीमारी है जो कि विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के खानदान में चलती आ रही है, इसलिए इसको शाही बीमारी बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था इसके क्रोमोसोम के बारे में। बस इतना याद रखना कि इस बीमारी में एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑर्गन्स आर सेट्रोली सेल्स फाउंड, तो सेट्रोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं। ठीक है, ओवरी, लीवर, किडनी और टेस्टिस। कहाँ पे पाई जाती है हमारी सेरोटोली सेल्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस या टेस्टिकल्स हम बोल सकते हैं, जो टेस्टिकल्स रहते हैं वहां पे प्रेजेंट रहता है। और ये स्टॉकी सेल्स जो है इनका काम क्या रहता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, मेल से रिलेटेड है ये चीज याद रखना। तो स्टॉमी सेल्स जो है वो हमारी टेस्टिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं और उनका काम क्या रहता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। क्लियर हो गया ये चीज? तो मेल से रिलेटेड है, ये भी चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन ब्रेन इज, तो मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियमित करने का केंद्र कौन सा है, कहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो मैनेज होता है या टेम्परेचर कंट्रोल होता है हमारी ब्रेन में। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो हमारी ब्रेन का एक पार्ट रहता है, वहां ये एक तरीके से एक केंद्र बोला जाता है जहां पे हमारा तापमान क्या हो जाता है, नियमित हो जाता है। ठीक है, इंटरनल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, बाहर का टेम्परेचर तो नहीं कर सकते ना, तो इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम किसका रहता है, मस्तिष्क का कौन सा केंद्र बोला जाता है, हाइपोथैलेमिया थैलेमिया। अगर इसकी बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है हमारी बॉडी का, एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारी बॉडी का एवरेज बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो उसको मेंटेन करने का काम किसका रहेगा, हाइपोथैलेमस का रहेगा, जो कि हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट रहता है। या अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस नहीं दिखे तो फ़ारेनहाइट में दिखे, तो फ़ारेनहाइट भी याद रखना, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये दोनों चीजों में आ सकता है, सेल्सियस में भी याद रखना और फ़ारेनहाइट में भी याद रखना। फ़ारेनहाइट में इंटरनेशनली यूज होता है, इसलिए हम लोग फ़ारेनहाइट में आपको बता दिया। ठीक है, तो बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो मस्तिष्क का काम क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, क्या करता है आपका मस्तिष्क। ठीक है, सोचने के लिए, तो सबसे काम तो ये मेन चीज यही है ब्रेन का, सोचना। अच्छे थॉट बुरे थॉट तो यही आते हैं, तो कमांडिंग सेंटर बोला जाता है ये। ठीक है, जितने भी सेंसेस आपके काम करते हैं वो किसके कारण काम करते हैं, ब्रेन्स के कारण। ब्रेन्स में जब आपकी इंफॉर्मेशन जाती है उसी तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक है, तो हमारी थिंकिंग में काम आता है, सोचने के लिए काम आता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंसेस को कंट्रोल करता है। तो सारे के सारे काम किसके रहते हैं, आपके ब्रेन के रहते हैं। ठीक है, फालतू काम सोचना भी हमारे ब्रेन का ही काम रहता है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, इन विच ब्रेन रिलेटेड डिसीज ट्यूमर्स ऑकर इन द एंटायर बॉडी, मस्तिष्क संबंधी किस रोग में अंतरिक्ष संपूर्ण शरीर के कपन उत्पन्न होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन में ट्यूमर जो होता है उस वो किस बीमारी में होता है, कौन सी बीमारी में हमारे जो एंटायर बॉडी बोल सकते हैं उसमें ट्यूमर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो मेनिनथिलिस जो है उसमें हमारी बॉडी की बात करें तो बॉडी में हमारे ट्यूमर्स जो रहते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो ट्यूमर होता है उसमें वो किस बीमारी में हमको देखने को मिलता है? जो ब्रेन में ट्यूमर रहता है वो किस में हमको देखने को मिलता है? तो पार्किंसन की याद रखना। पार्किंसन के बीमारी में हमारे ब्रेन में क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है। उस ट्यूमर के कारण हमारे जो नर्व सेल्स रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, जो नर्व सेल्स रहते हैं हमारी बॉडी में, जो यह बोल सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है, और उसके कारण हमको क्या करने देखने को मिलता है? स्लो प्रोसेस। हमारी जो बॉडी रहती है उसका जो सारी की सारी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है। अगर हाथ हिला रहे हो तो वो उसमें भी आपको आधा एक घंटा लग जाएगा। ठीक है, और एल्जाइमर्स के बारे में आपने देखा ही होगा कि एल्जाइमर्स में हमारे को भूलने की शक्ति, मतलब जो सोचने की शक्ति रहती है वो चीज़ खत्म हो जाती है, हम चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तरीके की आपकी डिसीजेज हैं, इनको याद रखना। ठीक है, ब्रेन में ट्यूमर की बात करें तो पार्किंसंस में होता है, और अगर बॉडी की बात करते तो किस में होता है? हमारा मैग्नेटोसेलेस में। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्लिनिकल नर्व्स आर फाउंड इन द ह्यूमन? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी कपल यात्रिका पाई जाती है? ठीक है, क्लिनिकल नर्व्स की बात कर रही है, कहां पे प्रेजेंट रहती है? सबसे पहली बात, ह्यूमन में किस पार्ट में प्रेजेंट रहती है? पहले ये तो बता दो, जो क्लिनिकल या बोल सकते हैं कि हमारी कपल यत्रिका रहती है वो प्रेजेंट कहाँ रहती है, फिर इसके बाद हम लोग दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? क्लिनिकल नर्व्स हमारी ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अगर ये आप का बोल सकते हो कि इस तरीके का आपका ब्रेन है, तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका जो बोल सकते हैं डिवीजन होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती है आपकी, ये नर्व्स प्रेजेंट रहती है जो कि आपके सेंसेस जो रहते हैं ना आपको उनको डिनोट करती है। आपके अलग अलग सेंसेस रहते हैं ना, आई मूवमेंट अलग सेंस है। ठीक है, आई मूवमेंट हो गया। ठीक है, इसको मान के चलो ये वाला आपका विजन के लिए, देखने के लिए। ठीक है, ये हियर करने के लिए। तो ऐसी कितनी आपकी आपकी क्लिनिकल नर्व्स प्रेजेंट रहती है आपकी ब्रेन में? तो कितनी होती है? तो 12 होती है, इतना याद रखना। ठीक है, जिनका काम अलग अलग होता है। एक सोचने के लिए, एक मतलब समझने के लिए, सोचने समझने एक ही चीज हो गई। सोचने के लिए आई मूवमेंट के लिए, देखने के लिए, खाने के लिए, ये सारे के सारे टेस्ट को एनालाइज करने के लिए ये आपका काम किसका रहता है? केमिकल नर्व्स का रहता है, जो हमारी कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? बॉडी में प्रेजेंट रहती है। टोटल कितनी नर्व्स होती है? तो 12 होती है। ठीक है, सबका काम अलग अलग है। क्लियर होगी ये चीज? तो याद रखना, ये ब्रेन में प्रेजेंट रहती है और हमारे इसका काम है सेंसेस को डिटैच करना, जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं। नेक्स्ट देखो, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? कहाँ पर होता है इंसुलिन? तो इंसुलिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, एक तरीके का क्या है ये? इंसुलिन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है वो एक तरीके का क्या है? ठीक है, आपने आंसर तो बता दिया। स्पेसिफिक ऑर्गन की बात करें तो ये किस ऑर्गन में हमको पाया जाता है इंसुलिन? या सीधी बात की जाए तो इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है, हार्मोन ही है ना? तो ये हार्मोन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? किस ऑर्गन में हमको देखने को मिलता है? ठीक है, तो पैनक्रियाज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा। जो पैनक्रियाज रहती है वहां पे प्रेजेंट रहता है। पैनक्रियाज के भी कौन से स्पेसिफिक पार्ट में? तो हमारे एलिट्स ऑफ एगलेंसेंस में। ठीक है, स्पेसिफिक हम लोगों ने बात कर रहे तो स्पेसिफिक किसका बोल के रखा है? स्लिट्स ऑफ एंगल हेंस में हमको ये प्रेजेंट होता है, और किस में? पैनक्रियाज में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या रहता है? मेन फंक्शन, तो हमारा जो बॉडी का शुगर लेवल है, बॉडी शुगर लेवल है उसको मेंटेन करके रखना। सॉरी, ब्लड का शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन करना। ठीक है, या बोल सकते हैं जो हमारा ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका रहता है? इंसुलिन का रहता है। ये जिनको डायबिटीज होती है उसको किस कारण होती है? इंसुलिन की कमी के कारण या ज्यादा के कारण? कमी के कारण। उनकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए उनको डायबिटीज हो जाती है। या प्रोड्यूस हो भी रहा है तो वो आपकी बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा, इसके कारण आपको डायबिटीज होती है।
क्लियर हो गया? तो इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, हमारे बोल सकते हैं कि पैनक्रियास में रहता है। पैनक्रियास के किस पार्ट में रहता है, तो स्लिट्स ऑफ एगलहैंड में। तो इसमें याद रखना ये एगलहैंड जो है वो दो तरीके की चीजों को प्रोड्यूस करता है। एक तो हमने पढ़ लिया इंसुलिन, दूसरा क्या है, ग्लाइकोगेन। ग्लाइकोजन जो रहता है उसको भी प्रोड्यूस करने का काम किसका रहता है, तो इलिट्स ऑफ एगरहैंड का भी रहता है। ये मेन चीज याद रखना आपकी। नेक्स्ट देखो, विच हार्मोन इज कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। कौन सा हार्मोन लड़ो और अड़ो हार्मोन कहलाया जाता है? ठीक है, तो एड्रेनलिन जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एड्रेनल ग्लैंड में प्रेजेंट रहता है। वो एक तरीके का ऐसा हार्मोन बोला जाता है, फाइट और फ्लाइट, या बोल सकते हैं लड़ो या उड़ो। मतलब कि एक तरीके से हमारी बॉडी को क्या कर देता है, ये हाई अलर्ट पे भेज देता है। ठीक है, जिसके कारण हमको देखने को मिलता है हमारी जो सांस रहती है या ब्रीथिंग जो रहती है, हार्ट बीट रहती है बढ़ जाती है और सांस एकदम से तेज हो जाती है। तो वो किसके कारण हमको देखने को मिलता है, एड्रेनलिन के कारण देखने को मिलता है। वो हमारी बॉडी को क्या करता है, हाई स्टेट में या मतलब सिचुएशन से बचाने के लिए, टेम्परेचर जो चेंज आ रहा है उससे बचाने के लिए ये हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको मेन चीज क्या देखने को मिलती है, बॉडी अलर्ट पे कब जाती है, जब जिसमें हमारी हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ब्रीथ हम क्या करने लगते हैं, हमारी ब्रीथिंग भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये दो चीज हमको एड्रेनलिन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, द सेक्रीशन ऑफ विच हार्मोन इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड कॉजेज द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। अभी हम लोगों ने देखा किस हार्मोन के होने से हृदय की गति बढ़ती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। ठीक है, तो एड्रेनलिन की बात करी, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एड्रेनल ग्लैंड में प्रेजेंट रहता है, इतना भी याद रखना है। ठीक है, तो एक्साइटमेंट भी उसी के कारण हमको फील होती है और साथ में हार्ट बीट और हमारी जो सांस चढ़ती है वो सारी चीजें इसके कारण होती है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, किडनी स्टोन्स इन ह्यूमन आर फाउंड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो किडनी स्टोन हमको देखने को मिलते हैं वो किस के कारण हम फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में, वो बताना है आपको। ठीक है, तो कौन से के कारण हमको देखने को मिलती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण हमको क्या देखने को मिलता है, हमारे किडनी स्टोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेन रीजन क्या रहता है, जो हमारा वेस्ट रहता है, अगर वेस्ट सही तरीके से एक्सपोज नहीं हो पा रहा, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो अगर एक्सक्रीट नहीं होता तो वही एक्सक्रीटेड जो वेस्ट है वो किसके साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन के साथ में मिल जाता है, सॉरी कैल्शियम के साथ में मिल जाता है। और कैल्शियम के साथ मिलने के कारण ये किसका रूप ले लेता है, आपके स्टोन्स का, किडनी स्टोन्स का रूप ले लेता है। ठीक है, तो वेस्ट जो हमारी बॉडी में है, अगर आप फ्लैश आउट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो वही जो वेस्ट है वो कैल्शियम के साथ मिलकर आपकी बॉडी में क्या बना लेते हैं, किडनी स्टोन्स बना लेते हैं। तो मेन प्रोसेस यही है आपकी। क्वेश्चन ये रह गया यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो भी हमारे देखा है कि जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो उसको ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए कौन सी प्रोसेस करवानी पड़ती है, डायलिसिस करवानी पड़ती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो प्यूरिफाई कर सके। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है हीमोलाइसिस का, याद रखना कि हीमोलाइसिस में क्या होता है, हमारे जो आरबीसी जो सेल्स रहते हैं उनका डिस्ट्रक्शन किया जाता है। इतना टाइम याद रखना कि कोई भी टर्म अगर आपसे पूछ लिया है कि जो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड कौन सी है, उसको मतलब कि नष्ट करने से रिलेटेड कौन सी टर्म है, तो हमारी हीमोलाइसिस है। ठीक है, डायलिसिस तो हम लोगों ने प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, और हीमोलाइसिस जो है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के लिए। और डायलिसिस को भी स्पेसिफिकली किस नाम से जाना जाता है, हीमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं डायलिसिस की जगह हीमोडायलिसिस लिखा हो तो दोनों एक ही चीज है।
ठीक है, हम लोग शॉर्ट में डायलिसिस बोलते हैं, पर एग्जैक्ट उसका नाम क्या है, हीमोडायलिसिस उसको बोला जाता है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, एटाई एटाई डिसीज इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ विच एलिमेंट। हमने देखा एटाई एटाई रोग जो है वो किस के कारण, किस तत्व के कारण प्रदूषण में हमको देखने को मिलता है? ठीक है, तो कार्डियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कार्डियम के कारण हमको एटाई एटाई डिसीज जो है वो लोगों को हो जाती है। ठीक है, कार्डियम की बात भी की थी हम लोगों ने, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताया था ना ये, दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो कैडा है ही, साथ में कौन सी चीज उससे साथ मिलाई जाती है, निकल को इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों को मिला के क्या बनाई जाती है, बैटरीज बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज हम लोगों ने देखी थी। तो इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरीज रहती है वो बैटरीज का बनाने के लिए कार्डियम इस्तेमाल होता है, और कार्डियम अगर प्रदूषित अगर फैल गया, पानी में मिल गया, तो उसके कारण कौन सी डिसीज होती है, इटाई इटाई डिसीज होती है। नेक्स्ट देख लो, हु इज फॉर नोन एज द फादर ऑफ ईमोलॉजी। ईमोलॉजी के जनक कौन है? ठीक है, ईमोलॉजी के जनक को किस नाम, मतलब कौन है ईमोलॉजी के जनक? तो कल पढ़ा था इसको, एडवर्ड जेनर जो है, बोल सकते हैं कि वैक्सीनेशन के भी जनक बोले जाते हैं और साथ में ईमोलॉजी के भी जनक वही हैं। ठीक है, कल पढ़ा था हम लोगों ने काउ पॉक्स के बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? ठीक है, ये पता होगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी में यही पढ़ते हैं। ये कौन से सेल में प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये चीज सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये किस स्पेसिफिक सेल में पाया जाता है? किस सेल में प्रेजेंट रहता है भैया, स्पेसिफिक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो किस सेल में पाया जाता है? ठीक है, तो किस में पाया जाता है हमारा, यूकार्योटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक भी ये याद रखना, ये छोटे से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, स्पेसिफिक पूछ लिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में पाया जाता है, तो हमारे यूकोकॉर्टिक सेल में प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या रहता है, जो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन हमको देखने को मिलती है वो इसी के कारण देखने को मिलती है, और ये एक तरीके की चीज को जनरेट करता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एटीपी के नाम से जानते हैं। मेन काम इसका यही रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके का बोल सकते हैं कि सेल्स को, या एक तरीके के मतलब हमारे केमिकल को रिलीज करता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एटीपी के नाम से जानते हैं। उसका फुल फॉर्म बताओ एटीपी का। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये थोड़ा सा आ गया है, एक और चीज़ है, ट्राइफॉस्फेट सही है, ए वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा मिसिंग है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसका फॉर्मूला होता है, एटीपी का रहता है, तो ये रिलीज करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया, और ये सारी के सारी सेल्स तक पहुंचाता है हमारे। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, हु फर्स्ट प्रपोज द डबल हेलिक्स पैटर्न ऑफ डीएनए। तो डीएनए में ध्रुवीय प्रारूप की पहली बार किसने, बोल सकते हैं कि रचना की थी, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये भी पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, तो वॉटसन और क्रिक जो थे उन्होंने डबल हेलिक्स डीएनए के बारे में बताया था, ये चीज बताई भी थी। मतलब कैसे, आपका अगर डीएनए को देखोगे तो इस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है ना। ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स फॉर्म जो था वो किसने बताया था, ये दोनों ने, वॉटसन ने और क्रिक ने। लगभग किस ईयर में बताया था, तो 1953 बताया था, उस टाइम पे उन्होंने इसकी डिस्कवरी कर ली थी। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, विच ऑर्गेनेल इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं रहता।
इनमें से कौन सा सेल है जो कि ह्यूमन एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता पर प्लांट में होता है? ठीक है, प्लांट में देखने को मिलता है पर एनिमल में देखने को नहीं मिलता। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्लांट का सेल है पर एनिमल में हमको देखने को नहीं मिलता? ठीक है, तो लावक या प्लास्टिड्स जो रहते हैं वो हमारे प्लांट के सेल है पर एनिमल के सेल नहीं है। ठीक है, इनमें भी बहुत सी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या घुमा दिया जाता है। तो जो हमारे के प्लास्टिड्स रहते हैं वो तीन टाइप के रहते हैं। एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है हमारा लियोकोप्लास्ट। ठीक है, अगर कभी आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा सेल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता पर प्लांट में प्रेजेंट होता है, कहीं उधर क्लोरोप्लास्ट लिखा आ जाए तो क्लोरोप्लास्ट भी सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे फ्रेम करके पूछ लिए जाए, यहाँ पे तो डायरेक्ट देके रखा है प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स के तीन फॉर्म होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी आता है, क्रोमो भी आता है और लियोको भी आता है। तो तीनों ही जो चीज है वो एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती पर प्लांट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन अगर फ्रेम हो जाए तो क्लोरोप्लास्ट भी आपका सही आंसर आएगा, क्रोमोप्लास्ट भी सही होगा और लियोकोप्लास्ट भी होगा। ये टाइप्स हैं उसके, याद रखना। क्लियर हो गया ये चीज? तो याद रखना ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट देखो, नॉक नी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। नॉक नी सिंड्रोम जो है वो किसके कारण देखने को मिलता है? नॉक नी के बारे में जानते हो? पुलिस में अगर आप देखोगे तो बहुत सी बार जब बोल सकते हैं ट्रेनिंग की जाती है या फिजिकल लिया जाता है तो उसमें चेक करते हैं कि नॉक नी है कि नहीं है। मतलब कि कोई इंसान जब दौड़ता है तो उसके जो दोनों घुटने एक दूसरे से टकराते तो नहीं है, क्योंकि अगर वो टकराएंगे तो एकदम से वो क्या करेगा, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस में हम लोग देखते हैं जो नॉक नी सिंड्रोम है वो किसके कारण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्लोराइड की बोल सकते हैं कारण हमको इंसान में नॉकनी सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसमें दोनों घुटने कैसे रहते हैं, मतलब अलग अलग होने चाहिए। वॉकिंग मतलब कि रनिंग के टाइम पे अगर दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो इंसान क्या करेगा, लंबी दौड़ अगर तेज दौड़ रहा है तो टकराने के कारण वो गिर ही जाएगा, इसलिए उनको बाहर कर दिया जाता है, चेक किया जाता है। आप देखोगे तो मतलब ऐसा खड़ा करके बीच में से स्पेस से लाइन खींचते हैं वो लोग, देखते हैं कि बीच में टकरा तो नहीं रहे। फिजिकल में इस चीज़ की मतलब ध्यान रखा जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई? और ये बोल सकते हैं कि किसके कारण हमको देखने को मिलता है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो है रिकेट्स के कारण भी देखने को मिलता है हमको। ठीक है, जेनेटिक तो रहता ही है, कभी कभी बोल सकते हैं कि पैदा इंसान इसके साथ में होता है, साथ में विटामिन डी या रिकेट्स की कमी, रिकेट्स के कारण भी ये सिंड्रोम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो विटामिन डी से रिलेटेड ये आपका सिंड्रोम भी है। ठीक है, रिकेट्स में पता है ना क्या होता है, जो बोन्स रहती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, किसके कारण, विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट देखो, वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द सेल। तो कोशिका में प्रोटीन जो संरक्षण है वो कहां पर देखने को, कहां होता है? ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस सेल में कहां पर होता है? ठीक है, तो कहां पर होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस? रिबोसोम में होता है। ठीक है, रिबोसोम किससे मिलके बनता है? रिबोसोम जो है वो दो चीजों से मिलके बनता है, कौन कौन सी दो चीजें हैं आपकी? जो रिबोसोम है हमको वो दो टाइप्स में देखने को मिलता है, या दो चीजों से मिलकर रिबोसोम बनता है। एक है हमारा आरएनए और दूसरा क्या है आपका, प्रोटीन। आरएनए के बारे में बता चुका हूँ, एमआरएनए हम लोगों ने वैक्सीन के बारे में देखा था, तो रिबो न्यूक्लिक एसिड हमने इसके बारे में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। तो एंड्रोजन हार्मोन्स को निकालने में कौन सी चीज सहायक है? एंड्रोजन हार्मोन जो है वो किस से रिलेटेड है, किस सेल से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये हमारा जो एंड्रोजन है वो चीज याद रखना कि एक तरीके का मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, मेल से रिलेटेड है। ठीक है, ये किस सेल में प्रेजेंट रहता है? तो लेडिंग कोशिका या लेडिंग आपके सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, लीसा टेस्ट इज यूज्ड टू, अब यहाँ पे वो वाली क्लास को मैं कनेक्ट करूंगा जहाँ पे मैंने छोड़ा था उस वाली में। तो लीसा टेस्ट है, सबसे पहले ये चीज बताओ, ये टेस्ट जो होता है वो किसके लिए, किससे रिलेटेड है? आपकी बॉडी में जो एंटी बॉडीज रहती हैं उनसे रिलेटेड है। एड्स से रिलेटेड तो है ही। सबसे पहले इस टेस्ट में किया क्या जाता है, जो आपके अंदर एंटीबॉडीज रहती है उसको टेस्ट किया जाता है। अब वो एंटीबॉडीज दो तरीके से भी आप लोग चेक कर सकते हो। एक तो एड्स के लिए तो हम लोग आइडेंटिफाई करते ही है। अभी हम लोगों ने देखा रिसेंट में कि हम लोग जो कोरोना आया था तो उस टाइम पे भी एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कर रहे थे ना। तो ये जो आपका एलिसा टेस्ट है वो दोनों में काम करता है। ठीक है, एड्स में भी काम आता है क्योंकि ये पहले से करते आ रहे हैं ना, एड्स पहले की बीमारी है, कोरोना अभी की बीमारी है। तो ये एलिसा टेस्ट को हम लोग कोरोना के टाइम पे एंटीबॉडीज को चेक करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वहां पे मैंने स्टेटमेंट क्यों गलत की थी, क्योंकि वहां पे बोल सकते हैं कि कोरोना के साथ में आपका, सॉरी, एड्स के साथ में बोल सकते हैं हैजा भी इंक्लूडेड था। तो हैजा में हम लोग एंटीबॉडीज को चेक नहीं करते, इसलिए वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे थे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हो तो एक एक शब्द को आपको पढ़ना रहता है। तो वहां वाले स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो ये वाला एलिसा जो है वो किसके साथ क्या किया जाता है, एड्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैलोरा या हैजा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एड्स में तो इसका इस्तेमाल करते हैं पर कैलोरा में हम लोग एंटी, जो हैजा जो आपका बीमारी है उसमें हम लोग एंटीबॉडीज का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, कॉलेरा की बात करते हैं। तो ये तरीके के क्वेश्चंस याद रखना अगर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि हो सकता है कि आगे लेवल आपका यही बढ़ता चलेगा। इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि इस बार देखने को मिले। तो इसलिए वर्ड्स को, लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। एक वाला एक शब्द या एक वर्ड ऊपर नीचे कर देगा आपका पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, तो स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो एलिसा टेस्ट जो है उसमें एंटीबॉडीज का चेक किया जाता है, उसमें एड्स भी काउंट हो जाएगा हमारा और कोरोना में कोविड भी टेस्ट हो जाएगा। इधर के हिसाब से हम लोग देखें तो किसको आइडेंटिफाई करने के लिए एलिसा यूज करते हैं हम लोग, एड्स में। तो एड्स में जो भी एंटीबॉडीज रहती है उसको चेक करने के लिए एलिसा का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखो, इन मेडिकल टर्म गोल्डन आर इज कॉल्ड। तो मेडिकल की भाषा में जो गोल्डन आर रहता है उस, वो इनमें से किस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है? सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है? मेडिकल टर्म्स में गोल्डन आर क्या रहता है? लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। ये तो सुना ही होगा। अभी बहुत सारे नियम भी बनाए गए हैं कि किसी इंसान को अगर कोई गोल्डन आर में अगर हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो उसको कोई केस नहीं आएगा। ये 2 साल 3 साल पहले की बात है। पहले ऐसे केसेस होते थे नहीं, कोई इंसान का एक्सीडेंट हो गया, वो उस एक्सीडेंट कोई बचाने नहीं जा रहा है, उसको लगता है कि जो हॉस्पिटल लेके जाएगा उसी को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो वो चीज़ हमारे गवर्नमेंट ने छूट दे के रखी है ना, आपको एक तरीके से बचा के रखा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने उसको मतलब हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो आपसे किसी भी तरीके की पूछताछ नहीं की जाएगी। है ना, ये चीज सुनी है ना। तो वो गोल्डन आर क्या रहता है, इसमें स्पेसिफिक देखा जाए तो वो पहला आर जिस इंसान को हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक से रिलेटेड हम बोल सकते हैं पर स्पेसिफिक हार्ट अटैक नहीं है। गोल्डन आर जब बोला जाता है या तो किसी इंसान को एक्सीडेंट हो जाए या कभी बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक आ जाए, ऐसी बहुत सारी ट्रॉमा वाली सिचुएशन आ जाए कि इंसान की तबीयत खराब हो गई और उसको अगर आप उस 1 घंटे के ड्यूरेशन में अगर आप मतलब हॉस्पिटल लेके जाते हो तो जो पहला घंटा होता है उस इंसान का, तो उसको हम लोग गोल्डन आर के नाम से जानते हैं। लास्ट स्टेज नहीं है कैंसर की। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ है। ये नियम जो था ये करंट से भी रिलेटेड है, तो इससे भी याद रखना कि गवर्नमेंट ने आपका रूल बना के रखा था कि गोल्डन आवर में किसी भी इंसान के ऊपर केस नहीं किया जाएगा अगर वो हॉस्पिटल में लेके आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टैब्लिश्ड वेयर 1952 में स्थापित इंडियन वेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इंडियन वेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो 1952 में बना था, इधर से ये भी याद रख लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका। कहाँ पर स्थित है? नोएडा में तो आने लगा। ये नोएडा में नहीं है, पुणे में है वीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन वेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है? पुणे में। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ वॉमिटिंग इन द ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क में निम्न में से कौन सा एक उल्टी का नियमित केंद्र है? ठीक है, तो अगर किसी को वॉमिट आती है तो कौन सी आपका जो पार्ट है वो एक्टिव हो जाता है जो कि वॉमिट को रोकता है?
ठीक है, कौन सा पार्ट बोला जाता है? ठीक है, तो मेडुला में जो हमारा ओलेंटोंगा रहता है वहां पे हमारा जो बोल सकते हैं कि वो एक रेगुलेटिंग मतलब पार्ट माना जाता है जब आपको वॉमिट आती है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? हमारे हिंड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मेडुला के बारे में देखा होगा, तो मेडुला अकेला याद रख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मेडुला जो रहता है वो एक तरीके से आपका कंट्रोलिंग सेंटर रहता है अगर आपको वॉमिट आती है तो रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन ह्यूमन किडनीज आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? मानव में जो गुर्दे रहते हैं निम्न में से किस प्रणाली के अंग है? क्या काम करते हैं आपकी किडनी? ठीक है, तो किस में काम की जाती है? तो हमारी एक्सक्रीशन में बोल सकते हैं इसका काम लिया जाता है, इस प्रणाली में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो किडनी का हम लोगों ने काम देखा है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, और साथ में जो एक्सेस फ्लूइड रहते हैं जो यूरिन की फॉर्म में रहते हैं उसको बाहर निकालना। तो ये सारे के सारे काम किस में आते हैं? एक्सक्रीशन में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डायलिसिस इज रिलेटेड टू, डायलिसिस किससे रिलेटेड है? अभी देखा हम लोगों ने, किडनी से रिलेटेड है। तरीके के सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो प्रसाद चढ़ा देना एग्जाम के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, देयर इज नो पेन वाइल कटिंग नेल्स। तो आप जब नाखून काटते हो तो आप उस टाइम पे आपको दर्द होता है कि नहीं होता? नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो नाखून में जान नहीं होती क्या? वैसे तो नहीं होती, पर बोलने को तो होती है ना, जब तक वो अटैच रहता है आपकी बॉडी से। ठीक है, स्पेसिफिक आंसर की बात करें जाए तो जो आपका नाखून काटने से आप उस समय पे दर्द क्यों नहीं होता? कि नाखून मत्र कोशिका से द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचलन नहीं होता, या नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, या बोल सकते नाखून कोशिका फर्म में बने जाते हैं, मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और नन ऑफ दी अबव। कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? ठीक है, तो हमारे जो नेल्स रहते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? डेड सेल से बने होते हैं। और वो उसके उसमें कोई भी क्या नहीं होता? ब्लड रेगुलेशन नहीं होता। जब आप काटते हो तो ब्लड निकलता है क्या? जब तक आपकी नर्व तक नहीं पहुंच जाएगी ना, वो जब तक नर्व्स अटैच नहीं हो, जब तक आपका क्या नहीं निकलेगा? ब्लड नहीं निकलेगा। तो इसलिए याद रखना कि इसमें कोई भी नर्व सेल प्रेजेंट नहीं रहता। ब्लड सर्कुलेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें नर्व सेल्स नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, आपकी जो नेल्स रहती है उसमें कोई नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उसमें खून नहीं होता, इसलिए आप जब काटते हो तो खून नहीं निकलता। ठीक है, बालों की भी बात करें तो बालों भी एक तरीके से यही समझ लेना। नेक्स्ट देखो, इन मैमल्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू। ठीक है, तो जो मैमल्स रहते हैं उनमें जो भी सांस लेने की प्रतिक्रिया है वो किसके कारण देखने को मिलती है हमको? वो सांस किसके कारण लेते हैं? ठीक है, तो ह्यूमंस किससे लेते हैं? लंग से। तो वो भी किससे लेंगे? लंग से ही लेंगे, अलग से थोड़ी ना लेंगे। ठीक है, तो उनका भी जो सिस्टम है वो टू वे में काम करता है, इनहेल करते हैं और वो एक्सेल करते हैं, तो सेम प्रोसेस रहती है। द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन इज, तो हम लोगों ने बात की थी किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल कंडीशन में कितना होना चाहिए? 120 हाईएस्ट और 80 लोएस्ट। ठीक है, इसके भी स्टेजेस होते हैं। हाइपरटेंशन जब किसी को होती है, वीपी होती है, तो उसके आप हिसाब से आपने स्टेजेस बना के रखी हैं इसमें। ठीक है, पर एवरेज की बात करते हो तो एवरेज इंसान का इतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप कैन बी अ यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, कौन इंसान, कौन से ब्लड ग्रुप का इंसान यूनिवर्सल डोनर होता है, हर किसी को रक्त दे सकता है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, तो ओ ग्रुप का इंसान होता है। ये हर किसी को पता है, जो ओ ग्रुप का इंसान होता है, जो ओ ब्लड ग्रुप वाला रहता है, वो किसी को भी क्या दे सकता है? ब्लड दे सकता है। पर उसमें भी कैटेगरी होती है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। कौन सा वाला जो है नेगेटिव दे पाता है या पॉजिटिव दे पाता है? तो नेगेटिव जो रहता है, ओ नेगेटिव इंसान जिसकी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ गई तो उसका जो ब्लड है, आरबीसी जो है, वो हर ब्लड में क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। अब यूनिवर्सल रेसिप्टेंट किसको बोला जाता है? मतलब कि कौन इंसान है जो हर किसी से ब्लड ले सकता है? ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव।
ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव जो रहता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर बोल सकते हैं कि ए बी और एन एच की जो एंटीबॉडीज रहती है वो होती नहीं है। ठीक है, कुछ ही बोल सकते हैं कि एंटीबॉडीज के कारण हमको ब्लड में देखने को मिलता है। तो ए बी और आर एच सी की जो एंटीबॉडीज रहती है वो ए बी पॉजिटिव में प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हर किसी का रेड ब्लड जो सेल रहता है वो उसको क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यूनिवर्सल जो डोनर्स रहते हैं ओ ग्रुप के लोग रहते हैं। अगर ओ ग्रुप आ गया तो आपके लिए अच्छा है, पर ओ ग्रुप में भी स्पेसिफिक पूछा जाए तो ओ नेगेटिव के लोग ही यूनिवर्सल डोनर बोले जाते हैं। ठीक है, और ए बी पॉजिटिव जो लोग हैं यूनिवर्सल रेसिप्टेंट बोले जाते हैं। किसी भी इंसान से वो ब्लड क्या ले सकते हैं? ब्लड ले सकते हैं अगर उनको कुछ जरूरत पड़ गई तो। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, फ्लैक्सशीट इज अ रिच सोर्स ऑफ, जो अलसी रहती है वो किसका सबसे बड़ा स्रोत है? जो जिम वाले लोग होंगे वो इसको कनेक्ट कर पाएंगे, देखा होगा उन लोगों को या अलसी खाते हुए। ठीक है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, एक तरीके से बोल सकते प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है अलसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग इज, तो ये भी हम लोग कर चुके हैं। इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक का एक टाइप है? ठीक है, तो कल ही हम लोगों ने देखा था पेनिसिलिन और साइटोमाइसिन जो रहती है, ये दोनों के दोनों जो दवाइयां हैं वो किस तरीके की बीमार ड्रग बोले जाते हैं? एंटीबायोटिक ड्रग बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखो, विच गैस इज यूज टू रिपन रॉ फ्रूट्स, कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? पक्का? देखो स्पेसिफिक भी बात की जाए तो एसिटिलीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मिथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। एसिटिलीन अलग है, मिथिलीन अलग है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उसमें डबल बॉन्ड बनता है। स्पेसिफिक देखी जाए पर सही तरीके से आप लोग देखो, सही गैस की बात की जाए तो मिथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? मिथिलीन गैस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं उसका टाइप है, पर इसको स्पेसिफिक नहीं बोला जाता। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये वाला एसिटिलीन का। क्लियर हो गया ये चीज? अगर एसिटिलीन नहीं मिले, सॉरी इन मिथिलीन नहीं मिले तो फिर एसिटिलीन लगा आना, पर मेन जो बोली जाती है वो मिथिलीन ही है। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट सुटेबल पार्ट फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस इन द प्लांट्स वुड बी। ठीक है, तो मियोसिस की बोल सकते हैं एक तरीके से अध्ययन करने के लिए हम कौन सा पार्ट लेंगे आपके मतलब फूल का? ठीक है, मियोसिस मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि पार्ट को डिवाइड करना। एक सिंगल सेल जो रहता है ना वो बोल सकते हैं कि फिर डिवाइड होता रहता है। सिंगल सेल दो में होता है, फिर दो कितने में हो जाते हैं? चार में हो जाते हैं। तो ये जो सिंगल सेल है वो चार डॉटर सेल्स बना लेता है। इस तरीके की जो प्रोसेस रहती है या इस तरीके के जो अध्ययन होते हैं उनमें हम किस फूल का कौन सा पार्ट लेते हैं? तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एंथर का इस्तेमाल करते हैं, पराग कोश का। एंथर के बारे में समझते हो? मतलब रोज देखा, चाइना रोज देखा है, रायसेन का फूल देखा है? रायसेन के फूल में आप लोगों ने ये पत्ती होती है, मतलब बोल सकते हैं फूल का पार्ट रहता है, ऊपर एक तरीके से डंडी बनी रहती है बहुत सारी, ऐसी आपने देखी होंगी। तो ये तो हमारा फिलामेंट रहती है ये वाली। ये ऊपर की जो डंडी रहती है जिसमें लाल लाल लगा रहता है, मतलब बोल सकते हैं कि थोड़े से दाने टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एंथर। ठीक है, नहीं देखी तो घर पे जाना, रायसेन का फूल तोड़ना, या नहीं मिले तो ढूंढना, और उसका ऊपर वाला जो पार्ट रहता है आपने देखा होगा, ऊपर जो लगी रहती है डंडिया, वो डंडी के ऊपर भी आपका देखोगे थोड़े दाने टाइप के देखने को मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग एंथर। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स बोल सकते हैं एक तरीके से उसका टाइप रहते हैं। ठीक है, तो उसके उसकी अगर हमको मियोसिस की स्टडी करना है तो वो वाला पार्ट हमको लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, इंसुलिन इज, इंसुलिन एक तरीके का क्या है? हमको पता है हार्मोन है, पर हार्मोन में भी वो किस में काउंट होता है? ठीक है, तो हार्मोन है एक तरीके का प्रोटीन में हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना पैनक्रियाज में जो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज 2,4-D? तो 2,4-D जो है वो क्या है एक तरीके का? 2,4-D किसका इस्तेमाल किया जाता है?
2,4-D का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? किसके लिए करते हैं हम लोग? तो उसका फुल फॉर्म कोई बता दो। याद रखना, डाइक्लोरो फेनो एक्सिटिक, ठीक है, एक तरीके से एसिड। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एक तरीके का यह बोल सकते हैं कि हर्बिसाइड है, ठीक है, जो कि पौधों में क्यों लगाया जाता है? आपने देखा है बहुत सी बार जब हम लोग खेती करते हैं, जैसे पेड़ लगाते हैं, या बोल सकते हैं कि चावल की खेती करी, या आपने बोल सकते हैं गेहूं की खेती की, तो गेहूं के पौधे के साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं ना, कुछ जो बोल सकते हैं घास वगैरह उग जाती है, ऐसे प्लांट जो कि आपके न्यूट्रिशन को खींचते हैं। तो उन अनवांटेड प्लांट्स को, या जबरदस्ती जो प्लांट उग जाते हैं, उनको मारने के लिए हम किस तरीके का केमिकल का इस्तेमाल करते हैं? तो डाइक्लोरोफेनो एसिटिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं? 2,4-D के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बोल सकते हैं खपत, बोल सकते हैं खवस, कवरनासी जो है, या वेटीसाइड जो है, उनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो 2,4-D है वो एक तरीके का क्या बोला जाता है? हर्बिसाइड बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो इनको जो हर्बिसाइड है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जो अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं, जिनको हम लोग वीड्स बोलते हैं, उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल, इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ ओपियम? अफीम का बॉटेनिकल नेम क्या है? क्या इसका बॉटेनिकल नेम होता है? ठीक है, अगर इसको देखा जाए, ओपियम को एक तरीके से बोलता है पॉपी प्लांट भी बोला जाता है, ठीक है। बोल सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में बहुत से लोग इसको पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि ओपियम सबको पता है, पॉपी प्लांट बहुत कम लोगों को पता है। तो इसका टेक्निकली आप बोल सकते हैं कि कॉमन नेम कौन सा है? पॉपी प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसका बॉटेनिकल नेम क्या है हमारा? पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। तो ओपियम के बारे में आपने देखा होगा, मॉर्फिन के बारे में आपने देखा होगा, मॉर्फिन इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोकेन बनाई जाती है, कोकेन के साथ हीरोइन बनाई जाती है, ये सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल। हीरोइन वो वाली हीरोइन नहीं बनाते भैया, वरना हीरोइन समझने बैठ जाओ, ठीक है। तो ये तीन बोल सकते हैं कि ये साइटोजन भी बोला जाता है। तो ये चार ड्रग्स जो हैं वो मेडिसिन के टाइम पे हम लोग देखते हैं। तो मॉर्फिन है, वो याद रखना, ओपियम का टाइप में मॉर्फिन आता है, कोडेन आता है, ठीक है, फिर बोल सकते हैं हीरोइन आती है, और साइटोजन भी आता है। ये चार पार्ट्स हैं आपके इसके ओपियम के। देख नहीं रहा हो, वरना घर पे जाके कुछ और सर्च करने बैठ जाओ, ठीक है। तो ये ओपियम के पार्ट्स में याद रखना, एक तरीके के इसके ये डाइल्यूसेंट्स जो हैं वो मेडिसिन में इनका काम किया जाता है। जो ऑय मतलब बोलिए, अनियन पीलिंग कॉजेज टीयर बिकॉज ऑफ आयरन, ओनियन रिलीजेस, तो प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, आते हैं भैया, जब काटोगे जब तो पता चलेगा, ठीक है। तो वो किसके कारण आते हैं? किस एसिड के कारण हमको आंसू आते हैं प्याज काटने से? जिनको नहीं आते, जिनको पता नहीं है, घर जाके आज प्याज काट लेना भैया, समझ में आ जाएगा आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। तो किसके कारण आते हैं? हमारे जो सल्फोनिक एसिड, हमारी बोल सकते हैं कि जो प्याज के छिलकों से प्रेजेंट रहता है, छिलकों को उतारते हो, जब उसको काटते हो तो आपके उसमें आंसू आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल क्रॉप? इनमें से कौन सा एक बोल सकते हैं औषधीय फसल है? ठीक है, तो एलोवेरा के बारे में हम लोगों ने देखा है, जिसको हम लोग ग्वार का पाटा भी बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। एलोवेरा जो है बोल सकते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। इसलिए देखो तो क्या कर सकता है, अगर आप इसको खाओगे तो ब्लड लेवल, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? ये मैनेज करके रखता है। बहुत से लोग इसका हलवा बना के खाते हैं, किसके लिए खाते हैं? ब्लड शुगर लेवल आप कंट्रोल करने के लिए, या आपको कभी घाव हो जाता है,
तो घाव पे भी आप लगाओगे तो ये एक्टिव एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करेगा। या आपके चेहरे पे रिंकल्स हैं, ठीक है, तो रिंकल्स को मिटाने के लिए भी एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट में भी आता है आपका एलोवेरा, इसलिए क्लियर हो गया ये चीज़। तो ये चीज़ याद रखना किस तरीके की प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पार्ट जॉइंट फाउंड बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस कॉर्ड, ये बाद में आएंगे इसके ऊपर। पहले ये बताओ लॉन्ग क्या है। क्लोव इज अ, क्लोव मतलब जो लौंग हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वो एक तरीके की क्या है, स्टम, ताने का गठे हैं, जड़ का गठे हैं, पत्तियां हैं, या सूखी पुष्प कली हैं। ठीक है, तो एक तरीके से बोलते हैं ये सूखी पुष्प की कली है, सीड नहीं है, इसको सीड से कंफ्यूज मत करना। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो लौंग है वो एक तरीके का फूल की कली है या आपकी सीड में काउंट होती है, बीज में काउंट होती है, तो वो सीड नहीं होती, ठीक है, पत्तियों की कली है। जो कि बोल सकते हैं कि हमारे किस फैमिली को बिलोंग करती है, तो माइरोटेसियली, ठीक है, तो ये इस फैमिली को बिलोंग करती है। उसकी फैमिली का नाम पूछ लिया जाए आपसे तो, ठीक है, तो फैमिली या बोल सकते हैं कि उसका किस नाम से जाना जाता है, बॉटेनिकल नेम क्या है, तो याद रखना है उसका। क्लियर हो गया ये चीज। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पायलट जॉइंट फाउंड बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस कॉर्ड। तो ये हमारा 2021 का शायद क्वेश्चन है ये, 2021 में ये एमपीपीएससी ने पूछा था। इसका आंसर आपको सभी को कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। तो किस तरीके के जॉइंट को या एटलस और अक्ष के माध्यम पाए जाने कौन से जोड़ को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग सभी कहाँ पे दोगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना। क्लियर हुआ ये चीज। तो मानव शरीर से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोग जैसे सॉल्व कर सकते थे, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो चीजें हम लोगों ने देखी है उनको अच्छे से पढ़ लेना, और रिलेटिवली आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अपने नोट्स में आप कवर कर देना, ठीक है। इतना बहुत है हमारे लिए इस टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर है, थैंक यू।